अस्सलाम वालेकुम। अगर आप पीपीएससी, एफपीएससी या स्पेशली एडीएफआई का पेपर देने जा रहे हैं और करंट अफेयर को आप लाइटली ले रहे हैं तो आज का लेक्चर आपके लिए गेम चेंजर होगा। मैं पिछले 4 से 5 सालों से पास पेपर्स यानी कि पीपीएससी और एफपीएससी के पेपर्स को एनालिसिस कर रहा हूँ। हम इस लेक्चर के अंदर वही एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो लास्ट 2 ईयर से ट्रेंडिंग में है। इस लेक्चर के अंदर कोई बुकिश बात नहीं होगी। हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज़ को शॉर्ट लॉजिक के साथ डिस्कस करेंगे। किसी चीज़ को रटने की कोई ज़रूरत नहीं। हम बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हीं एमसीक्यूज़ों को करेंगे जो कमीशन आपसे पूछता रहा है। तो आएँ शुरू करते हैं आज का लेक्चर जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आज हमने कौन से एमसीक्यूज़ को करना है और कैसे करना है। चले आएँ बगैर वक्त को ज़ाया किए हुए आज का हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1। चले आएँ। सबसे पहले हम करंट अफेयर के अंदर पाकिस्तान अफेयर्स को देखते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमारा एमसीक्यूज़ है कि करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का जो करंट प्रेसिडेंट है वो कौन है। तो एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहले आरफ अलवी, ठीक है। दूसरे पे आसफ अली जरदारी, तीसरे पे ममनून हुसैन, देन शहबाज शरीफ। तो हमारा राइट आंसर क्या है? हमारा राइट आंसर है आसफ अली जरदारी, ठीक है। इसी के अंदर हम ये भी देख लेते हैं ये कब इलेक्ट हुए, ठीक है। ये हमारा जो इलेक्ट हुए हैं ये हुए 10 मार्च 2024 को इन्होंने एज्यूम किया ऑफिस को, ठीक है। और इसे हमें आपको पता है कि जो हमारा प्रेसिडेंट होता है उसे हम हेड ऑफ स्टेट कहते हैं, हेड ऑफ स्टेट भी कहते हैं। और इसी की कंडीशन के अंदर ये भी होता है कि जो हमारा प्रेसिडेंट होता है उसके लिए जो कंपलसरी है, जिसकी कंडीशन है वो सबसे पहले क्या है, वो मुसलमान हो। उसकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए? 45 होनी चाहिए और फिज़िकली फ़िट होना चाहिए, प्लस एमएनए होना चाहिए वो, ठीक है ना। क्योंकि ये जो इलेक्ट होते हैं हमारे प्रेसिडेंट वगैरह ये हमारे एमएनए से सिलेक्ट होते हैं। और दूसरा ये भी पूछा जा सकता है इसी के अंदर, ठीक है ना, इसी के अंदर ये पूछा जा सकता है कि आसफ अली जरदारी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो किस नंबर के हैं या कौन से हैं। तो वो कौन से हैं? हमारे 14th। ये 14th हमारे प्रेसिडेंट हैं। इससे पहले ये इनकी सेकंड टर्म है। ये भी पूछा जा सकता है कि आसफ अली जरदारी की जो हमारे प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के, इनकी ये कौन सी टर्म है? ये इनकी दूसरी टर्म है। पहली टर्म इनकी कब थी? इनकी 2008 से 2013। इनकी पहली जो टर्म है वो कितने हैं? 2008 से 2013। और तब ये कौन से होते हैं? ये 11वें प्रेसिडेंट थे तब। अब इसी के अंदर अगर हम एडिशन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम एफपीएससी के पेपर देने जा रहे हैं, तो उसके अंदर ये भी पूछा जा सकता है कि जो हमारे आसफ अली जरदारी साहब हैं उनको कितने वोट मिले, ठीक है। उनके अपोजिशन में कौन थे? इनके अपोजिशन में थे महमूद अचकज़ई, ठीक है ना, जिन्हें तकरीबन आप कह सकते हैं कि कम वोट मिले। इनको जो वोट मिले टोटल वो कितने वोट मिले? 411 वोट मिले हैं, जिसकी वजह से ये क्या बन जाते हैं? प्रेसिडेंट बनते हैं। अब आप खुद बताएं, अगर कोई बच्चा इन एमसीक्यूज़ को इस तरह करेगा जैसे मैंने आपको करवाया, क्या सबसे पहले करंट प्रेसिडेंट कौन है हमारे? हमने देख लिया कि हमारे करंट प्रेसिडेंट कौन है? आसफ अली जरदारी साहब हैं। उसी के अंदर हमने एडिशन ये की कि आसफ अली जरदारी ने कब एज्यूम किया ऑफिस को, तो वो 10 मार्च 2024 को किया। फिर मैंने ये भी बताया इनकी कौन सी टर्म है, ये इनकी सेकेंड टर्म है, ठीक है ना। ये कौन सी टर्म है? इनकी सेकेंड टर्म है, ठीक है। इससे पहले इनकी जो टर्म थी वो कब से? 2008 से 2013 में थी, तब ये 11वें प्रेसिडेंट थे। उसके बाद हमने देख लिया कि हेड ऑफ स्टेट भी कहते प्रेसिडेंट को, ठीक है। इनको कितने वोट मिले? 411 वोट मिले। और आसफ अली जरदारी जो कि हमारी कंडीशन क्या है कि जो प्रेसिडेंट बनेगा वो क्या होना चाहिए? मुस्लिम होना चाहिए। और उसकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए? एज कितनी होनी चाहिए? 45 ईयर्स, कम से कम 45 ईयर्स एज होनी चाहिए। और ये कौन होते हैं? ये एमएनएस वगैरह होते हैं। तो आए इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, एमसीक्यूज़ नंबर 2। अब इसी तरह एमसीक्यूज़ नंबर 2 है वो भी हम देख लेते हैं। तो एमसीक्यूज़ में क्या है? करंट पीएम, कि पाकिस्तान का जो करंट पीएम है, पीएम ऑफ पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ है आरफ अलवी, ठीक है।
आसफ अली जरदारी, ममनून हुसैन या शहबाज शरीफ। तो आप बताएं मुझे कौन से है, हमारा करंट पीएम कौन है? राइट आंसर क्या है? शहबाज शरीफ। ठीक है, अब इसी के अंदर हम एडिशनल ये भी देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको पहले एमसीक्यूज में करवाया है कि जो हमारा पीएम होता है उसे हम क्या कहते हैं? हेड ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। हेड ऑफ गवर्नमेंट, ये भी पूछा जा सकता है कि हेड ऑफ गवर्नमेंट किसे कहते हैं? गवर्नमेंट, ठीक है, तो वो किसे कहते हैं? हम प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर के बारे में ये भी पूछा जा सकता है कि प्राइम मिनिस्टर क्या होना चाहिए? मुस्लिम होना चाहिए, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है 1973 के अंदर कि जो आपका प्राइम मिनिस्टर होगा क्या होगा? मुसलमान होना चाहिए। और इसकी एज कितनी होनी चाहिए? वो 25 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे अभी मैंने आपको बताया जो प्रेसिडेंट होता है उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 45 ईयर्स होनी चाहिए। और ये क्या होना चाहिए? मुस्लिम होना चाहिए, ठीक है। और इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि जो हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं ये कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं, किस नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं? क्योंकि अगर आपने पास्ट पेपर्स को एनालिसिस किया है तो उसके अंदर ये भी पूछा जाता है कि ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे या हैं ये कौन से टर्म है इनकी, कब हैं, कौन से नंबर के? तो वो ये कौन से नंबर के हैं? ये 24th हैं, 24वें प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है ना। इनसे पहले ये इनकी भी सेकंड टर्म है, ठीक है ना। इससे पहले ये तकरीबन आपके वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, ठीक है ना, एक दफ़ा। तो ये इनकी तकरीबन सेकंड टर्म है, अब इनकी सेकंड टर्म है, ठीक है ना। शरीफ कौन से नंबर के प्रेसिडेंट पीएम है? वो 24th हैं। इसी तरह हमारे पास पेपर्स को अगर आप एनालिसिस करते हो उसके अंदर इमरान खान का पूछते हैं कि इमरान खान कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे? वो बॉय, तो उसके अंदर इमरान खान के बारे में पूछा गया कि इमरान खान कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे? तो वो हमारे 22वें हैं। तो ये था हमारा एमसीक्यूज नंबर 2, जिसके अंदर हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मौजूदा, कौन से नंबर के? 24 हैं। इनसे पहले इनकी भी सेकंड टर्म है, ठीक है ना। इससे पहले ये निगरान वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। ये कौन होते हैं? हम गवर्नमेंट पीएम को हेड ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। ये 25 साल एज होनी चाहिए इनकी, फिज़िकली फ़िट होना चाहिए और मुसलमान होना चाहिए। इमरान खान की टर्म कौन सी है? 22वीं है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमने जो एमसीक्यूज़ को डिस्कस करना है वो पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ को डिटेल के साथ डिस्कस करना है, और उसी की डोमेन के अंदर जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज़ बन सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको ये एमसीक्यूज़ की समझ आ गई होगी कि अगर एमसीक्यूज़ का आपने तैयार करना है तो वो किस तरह करना है। तो ये था हमारा सेकंड एमसीक्यूज़। अब हम थर्ड देख लेते हैं। अब इसी तरह एमसीक्यूज़ नंबर 3 है, वो देख लेते हैं कि करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि कॉज करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे कौन है? तो सबसे पहले ऑप्शन है कमर जावेद बाजवा, दूसरा है आसिम मुनीर साहब, रहील शरीफ साहब, फैज़ हमीद साहब। तो राइट ऑप्शन क्या बनता है? हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस वक्त कौन है? आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे बता सकते हैं कि हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस वक्त कौन है। तो राइट ऑप्शन क्या है इसका? आसिफ मुनीर साहब, ठीक है ना, बी ऑप्शन है आसिफ मुनीर साहब। इसी कंडीशन में आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इलेक्ट होता था पहले वो तकरीबन 2 साल के लिए होता था। इसकी टर्म कितनी थी? तकरीबन 2 साल। अब जो इसकी टर्म है वो तकरीबन 5 साल हो चुकी है, ठीक है ना। 5 ईयर्स के लिए ये इलेक्ट होगा। अब तो सीडीएफ भी बन चुका है, ठीक है ना। सीडीएफ भी अब कहते हैं ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को आप सीडीएफ कहते हैं। सीडीएफ आप सिंपल ये समझ ली कि अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अब रिटायर्ड भी हो जाएगा, ठीक है ना, जैसे अभी इनकी टर्म कंप्लीट होगी जब भी, ठीक है, जब ये रिटायर हो जाएंगे देन जितने भी प्रोटोकॉल है, जितनी भी एसआईसी हैं, जितने भी अलाउंसेस वगैरह, जितनी भी आप चाहे कह सकते हैं कि जो इनको अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, सहूलतें मिलती हैं, वो तकरीबन इनको ताहयात मिलेंगी। और ये 5 स्टार होते हैं। तो मुनीर साहब हैं, पहले इनकी जो टर्म थी वो 2 साल होती थी, अब इनकी टर्म कितनी कर दी है? 5 साल कर दी, और इन्हें अब सीडीएफ भी कहते हैं। सीडीएफ का मतलब ये है कि हमारी जितनी भी नेवी है, आर्मी है और एयर चीफ है, जितने भी हमारी फोर्सेज है उनके जो हेड बनेगा वो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा, आर्मी में से ही इलेक्ट होंगे। और वो कौन है इस वक्त? हमारे आसिम मुनीर साहब हैं। तो ये था हमारा एमसीक्यूज़ नंबर 3। अब हम इसी तरह एमसीक्यूज़ नंबर 4 देख लेते हैं। चलिए आए, अब इसी तरह एमसीक्यूज़ नंबर 4 है, क्या है? सबसे पहले आईएमएफ्स एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटीज़। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटीज़ पाकिस्तान ने किस ड्यूरेशन के लिए साइन किया है?
कि जो IMF का, आपको पता है कि IMF क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका क्या काम होता है, फाइनेंशियली क्राइसिस मुल्कों के सही करना। IMF के बारे में आपको पता है, IMF क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका क्या काम है कि मुल्कों को सपोर्ट करना वगैरह, पैसों की जो लेन देन होता है, बिजनेस होता है, या उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उनको डेवलप करने के लिए जो काम करता है वो बेसिकली IMF है। ठीक है ना, जो कब बना, 1945 में। ठीक है ना, IMF कब बना, 1945 में। वर्ल्ड बैंक भी तभी बना। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान ने उनके लिए अपनी ड्यूरेशन को एक्सटेंड किया है, तो वो कितने साल के लिए। सबसे पहले ऑप्शन है MCQ नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 है 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स या 5 ईयर्स। कि जो हमारा IMF के साथ बिल साइन हुआ है, फुल्ली एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटीज़, पाकिस्तान ने कितने साल के लिए उसको साइन किया, कितने साल के लिए साइन किया उसे, आप बताएं। राइट ऑप्शन क्या है, तो क्या है वो राइट आंसर, 3 ईयर्स। यानी कि जो IMF से पाकिस्तान ने साइन किया है ड्यूरेशन के लिए फ़ंड को, वो कितने साल के लिए किया है, वो 3 साल के लिए किया है। अब इसी तरह हम MCQ नंबर 5 देख लेते हैं। अब इसी तरह MCQ नंबर 5 है कि UN सेक्रेटरी जनरल, UN का सेक्रेटरी जनरल कौन है। तो MCQ देख लेते हैं। बन की मून, ठीक है, एंथोनी गुतेरेस, जेम्स स्टोल्टनबर्ग या नन ऑफ दिस। कि UN जो सेक्रेटरी जनरल होता है, जैसे कि आपको पता है UNO की जो सबसे बड़ी, या आप कह सकते हो सीट है, वो क्या होता है, सेक्रेटरी जनरल होता है, जो तकरीबन कितने साल के लिए इलेक्ट होता है, वो 2 साल के लिए होता है। तो उसका जो हेड है इस वक्त वो कौन है, बैन की मून है, एंथोनी गुतेरेस है, जीन स्टोल्टनबर्ग है या नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या बनता है इसका, एंथोनियो गुतेरेस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें ये भी पूछा जा सकता है ये कहाँ के हैं, ये हमारे पुर्तगाल के हैं और ये इनकी सेकंड टर्म है। ठीक है ना, एंथोनियो गुतेरेस कहाँ के हैं, पुर्तगाल के हैं। तो इसी तरह हम MCQ नंबर अब 6 देख लेते हैं। इसी तरह 6 है कि IMF हेड क्वार्टर, कि IMF जो हमारा एक लास्ट हमने MCQ अभी देखा है कि IMF क्या है, एक तंजीम है जिसका हेड क्वार्टर किधर है, वो पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं MCQ, न्यूयॉर्क, क्या इसका जो हेड क्वार्टर है IMF का वो कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है या जिनीवा में है या वाशिंगटन DC में है या पेरिस में है। तो आप मुझे बताएं कि इसका जो IMF है हमारा, जो फाइनेंशियल इश्यूज़ को देखती है, मनी के मामलात को देखती है, किसी भी मुल्क के अंदर उनको अगर डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो उनको एड देती है उनको, यानी कि आप कह सकते हो कि उनकी हेल्प करती है उनको फाइनेंशियली क्राइसिस से निकालने के लिए। इस अदारे का बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था। तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है। तो राइट आंसर इसका क्या है, वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC इसलिए भी है क्योंकि IMF के अंदर ज़्यादातर जो बजट है तकरीबन 50% जो इसको एड देता है वो कौन देता है, अमेरिका देता है। और वाशिंगटन DC आपको पता है एक अमेरिका की कैपिटल अमेरिका का, तो इस वजह से ये जो इसका हेड क्वार्टर होगा वो कहाँ पे है, वाशिंगटन DC के अंदर है। और इसी तरह जो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक वो भी कहाँ पे है, वाशिंगटन DC के अंदर है। ये तकरीबन कब बनाया गया, 1945 में। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये MCQ नंबर 6 था। अब इसी तरह हम MCQ नंबर 7 देख लेते हैं। अब इसी तरह MCQ 7 है जिसके अंदर क्या पूछता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, जिसका क्या मकसद है कि पूरी दुनिया के अंदर हेल्थ से रिलेटेड कोई भी अगर कोई बीमारी या कोई, जैसे कि कोरोना आया, उसके अलावा उसके लिए जो इमरजेंसी अलाउ करती है, ये इमरजेंसी लगाती है किसी स्पेसिफिक मुल्क के अंदर, स्पेसिफिक इलाके के अंदर या पूरी कंट्री के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, तो वो कौन लगाती है, WHO बनाता है। तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि जो उसका डायरेक्टर जनरल है WHO का वो कौन है। तो MCQ नंबर 1 में पूछता है कि अजय बंगा है, अजय बंगा, एंथोनियो गुतेरेस है या टेड्रोस गेब्रेयेसस। ये थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन आप खुद देख लेना, टेड्रोस गेब्रेयेसस। तो इनमें जो हमारा डायरेक्टर जनरल है WHO का वो कौन है। तो आप MCQs मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर भी बता सकते हैं कि जो इसका राइट ऑप्शन है वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर C, टेड्रोस गुटेरेस, टेड्रोस गेब्रेयेसस। ठीक है ना,
क्यों? क्योंकि जो हमारे एंथोनियो गुतरेस है वो अभी हमने लास्ट एमसीक्यू देख के आए हैं, वो क्या हैं, वो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, किसके? यूएन का। इसी तरह जो अजय बंगा है वो हमारा क्या है? वर्ल्ड बैंक के हैं, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक के जो डायरेक्टर जनरल है वो क्या है? अजय बंगा है। नन ऑफ दिस हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये हमारा एमसीक्यू नंबर 7 था। अब हम इसी तरह एमसीक्यू नंबर 8 देख लेते हैं। अब इसी तरह एमसीक्यू नंबर 8 है, वो क्या है? ओपेक, ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज़। ये वो कंट्री हैं जो पूरी दुनिया के अंदर ऑयल को एक्सपोर्ट करती हैं, यानी कि बेचती हैं। तो उनके हेडक्वार्टर पूछा गया कि उसके हेडक्वार्टर लोकेटेड कहाँ पे लोकेटेड है? रियाद के अंदर है, वीना के अंदर है, दोहा या तेहरान। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, ओपेक कंट्री का। तो एमसीक्यूज हमारा सबसे पहले है रियाद, रियाद के अंदर सऊदी अरेबिया, वीना, दोहा, तेहरान। तो जो इसका राइट एमसीक्यूज का ऑप्शन बनता है वो क्या बनता है? वो बनता है वीना। आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें लग रहा होगा कि रियाद होगा। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? वीना है। ओपेक कंट्री का जो हेडक्वार्टर लोकेटेड है वो कहाँ पे है? वीना के अंदर। ना रियाद है, ना दोहा, ना तेहरान है। कहाँ पे है? वीना के अंदर है। अब इसी तरह हम एमसीक्यूज नंबर 9 देख लेते हैं। इसी तरह हमारा एमसीक्यूज नंबर 9 है, जिसके अंदर ब्रिक्स के बारे में पूछा गया कि ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक किस कंट्री में है। यानी कि ब्रिक्स क्या है हमारा? बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है। किसके लिए बनी है? ये साउथ एशिया एसोसिएशन, यानी कि एशिया के अंदर ये जो अमेरिका की डोमिनेंस है, डॉलर की डोमिनेंस है, उसको ख़त्म करने के लिए ये एक नया ब्लॉक बना है, जिसके अंदर सुपर पावर चाइना, समझ लें, ठीक है, सुपर पावर चाइना भी है, साउथ अफ्रीका, रशिया, इंडिया, टॉप दुनिया की बड़ी कंट्रीज़। रशिया आप देख लें कि अगर हम देखते हैं ना आबादी के लिहाज से, तो सबसे ज़्यादा आबादी किधर है? इंडिया में है। और अगर हम रकबे के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा जो रकबा है वो किसके पास है? रशिया के पास है। ये डॉलर की डोमिनेंस को ख़त्म करने के लिए एक ब्लॉक बनाया गया, जिसके लिए अब इसके अंदर जो ऑफिशियल मेंबर्स हैं या पार्टनर मेंबर्स जो इसके बन चुके हैं वो अब तक तकरीबन 10 बन चुके हैं। और भी बहुत सी कंट्रीज़ इसके साथ कोलैब कर रही हैं, यानी कि इनके साथ शमूलियत इख्तियार कर रही हैं, जो कि अमेरिका के लिए भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो इस एमसीक्यूज में क्या पूछा गया कि जो ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जो क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक है किसका? ब्रिक्स का। वो किस कंट्री के अंदर है? ये पूछा गया बेसिकली। वो ब्राज़ील के अंदर है, वो रशिया के अंदर है, चाइना के अंदर है, या साउथ अफ्रीका के अंदर है। तो जो इसका राइट आंसर बनता है कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो कहाँ पे है? वो है साउथ अफ्रीका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में है। यानी कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक बना है, ब्रिक्स ने बनाया है, वो कहाँ पे बनाया है? वो साउथ अफ्रीका के अंदर बनाया है। तो इसी तरह अब हम एमसीक्यूज नंबर 10 देख लेते हैं। अब इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 10 है वो देख लेते हैं। इसमें पूछा गया कि रशिया यूक्रेन वार, कि रशिया यूक्रेन वार किस साल शुरू हुई? बेसिकली किस साल शुरू हुई? 2019, 2020, 2021 या 2022? आप में से किस बच्चे को पता है कि जो रशिया यूक्रेन की वार है वो किस साल शुरू हुई है या किस साल स्टार्ट हुई है? तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि 2019 में हुई है, 20 में शुरू हुई है, 21 में या 22 में। तो जो इसका राइट आंसर है जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। जो राइट आंसर इसका बनता है वो क्या बनता है? 2022 के अंदर बनती है, ठीक है ना। ये 2022 में शुरू होता है। इशू क्या बनता है? जो रशिया है आपको पता है कि एरिया के लिहाज से सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ा दुनिया के अंदर जो मुल्क है वो रशिया, जिसके पास सबसे ज़्यादा रकबा है। उसकी यूक्रेन के, क्योंकि अगर हम नक्शा देखते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये रशिया है, रशिया की इस साइड पे ये हमारा क्या आता है? यूक्रेन आता है। अब रशिया क्या चाहता है कि इसके ऊपर अटैक करके इसको अपने कब्ज़े में लिया जाए, यानी कि इसे अपनी मोनार्की बना ली जाए। क्यों? क्योंकि यूक्रेन के पास मिनरल्स हैं जिसे हम अर्थ, रियल अर्थ मिनरल्स कहते हैं, REH, जिसे हम क्या कहते हैं? REM, रियल अर्थ मिनरल्स, जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में यूक्रेन के पास पाए जाते हैं। रशिया इस वजह से इस पर कब्ज़ा करना चाहती है, इसके लिए इन्होंने 2022 में वार भी शुरू की।
ये है कि रशिया की यूक्रेन की जो वार शुरू हुई है वो किस साल में हुई है। तो वो 2022 से अब 2026 चल रहा है। अब देख लें पिछले तकरीबन 4-5 साल से जंग हो रही है, सिर्फ क्या एक दूसरे पे कब्ज़ा हासिल करना है कि रशिया चाहता है कि यूक्रेन के अंदर जो रियल अर्थ मिनरल्स हैं आ रही हैं में उस पर कब्ज़ा कर लिया जाए किसी भी तरह, वो कानूनी तौर पे या गैर कानूनी तौर पे, वो आप खुद देख सकते हैं। वो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर भी बता सकते हैं कि क्या जो रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया ये जायज़ था कि नहीं। तो अब हम देख लेते हैं MCQ नंबर 11। चले आए। अब इसी तरह MCQ नंबर 11 है, जैसे अभी हमने देखा रशिया और यूक्रेन वार, अब इसी तरह हम ये भी देख लेते हैं कि दुनिया की दूसरी जो वार चली हुई है अभी भी, वो क्या है, गाज़ा और इसराइल है। गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट इसराइल और किस इंटाइटी के दरमियान है, या किस तंजीम के दरमियान है, इसराइल और किस तंजीम के दरमियान गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो MCQ नंबर 1 है हिजबुल्ला, हमास, ISIS, PLO। तो आप मुझे बताएं कि हिजबुल्ला था, हमास था, PLO था या ISIS था जिसके दरमियान इसराइल और उसके दरमियान गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जल्दी से बताएं। तो जो राइट आंसर बनता है वो क्या बनता है, वो हमारा बनता है बी ऑप्शन, हमास के दरमियान बना था। इसराइल और किसका बनता है, वो हमास का बनता है, ठीक है ना। राइट ऑप्शन क्या है इसका, हमास है। अब इसी तरह हम MCQ नंबर 12 देख लेते हैं। अब इसी तरह सेकंड लास्ट MCQ है, वो क्या है कि जो UN सिक्योरिटी काउंसिल है, UN की सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके अंदर वीटो पावर किन मुल्कों के पास है, यानी कि कितने मुल्कों के पास वीटो पावर का मतलब ये है, वीटो पावर का क्या मतलब होता है, वीटो पावर का ये मतलब होता है कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कोई ऐसा बिल पास हो जाए किसी दो मुल्कों के दरमियान, अगर इन वीटो पावर्स वाले यानी कि जो हमारे परमानेंट मेंबर्स होते हैं। अब आपको पता है कि जो हमारी सिक्योरिटी काउंसिल होती है ना, सिक्योरिटी काउंसिल, उसके जो टोटल मेंबर होते हैं वो कितने होते हैं, वो टोटल मेंबर होते हैं 15, जिसमें से 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं और जो 5 मेंबर हैं वो क्या है, परमानेंट मेंबर हैं। परमानेंट मेंबर्स के पास हमारी क्या होती है, वीटो पावर होती है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो क्या बनता है, वो 5 मेंबर्स बनते हैं, जो कि हमारे 5 मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब ये है कि अगर कोई बिल पास होता है, अगर वो चाहे उनमें से 4 या 5 में से, जो हमारे 5 मेंबर बनते हैं वीटो पावर रखने वाले, उनमें से अगर कोई भी उसके ख़िलाफ़ वोट दे देते हैं या उसे वीटो कर देते तो वो या बिल या अमेंडमेंट को मुस्तरद कर दिया जाता है, नल एंड वॉइड कर दिया जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, वीटो पावर कहते हैं। तो वो किन 5 मुल्कों के सब पास है वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताना है, मुझे पता है उसको आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताना है, मुझे भी पता चले कि आपको पता है कि वीटो पावर किन 5 मुल्कों के पास है। तो जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकली होते हैं और ये 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। परमानेंट मेंबर जो कि नाम से पता चलता है ये परमानेंट होते हैं, जो कि पाकिस्तान इस वक्त भी जो नॉन परमानेंट मेंबर बना है वो UNO का, वो किस साल के लिए बना है वो भी आपने कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे लाजमी बताना है। तो अब हम लास्ट MCQ देख लेते हैं कि वो क्या है। इसी तरह हमारा जो लास्ट MCQ है वो देख लेते हैं कि नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो नेटो का आप स्टैंड फॉर मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर कि नेटो का क्या मतलब होता है। अब वो पूछ रहे कि जो इसका हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है। तो MCQs हम देख लेते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि पेरिस के अंदर है इसका, बर्लिन के अंदर है, ब्रसल्स के अंदर है, या रोम के अंदर है। तो जो हमारा नेटो है, आपको पता है नेटो कब बनती है, 1949 में, ठीक है। तो ये जो इसका हेडक्वार्टर बनता है वो कहाँ पे बनता है, वो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, राइट आंसर ब्रसल्स। जो इसका राइट आंसर वो क्या है, ब्रसल है। तो ये था आज का लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर हमने करंट अफेयर्स से रिलेटेड बहुत डिटेल से देखा। मैंने कोशिश की है कि जो हमने ADFIE का सेशन शुरू किया है जिसकी ड्यूरेशन 60 डेज़ है, उसके अंदर जो मैंने करंट अफेयर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ जो आपसे कमीशन पूछता रहा है या इन फ्यूचर पूछेगा, वही हमने देखने हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ जो 100 MCQs हैं उनको मैंने तकरीबन आपके साथ डेली की बेस पे, यानी कि अगले 8 दिन, आज से अगले 7 दिन और, यानी कि टोटल 8 लेक्चर्स के अंदर मैंने आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो कमीशन आपसे पूछ सकता है ADFIE वाले पेपर में, या किसी भी कमीशन के अंदर, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक PPSC के अंदर या FPSC 1 पेपर जैसे हम कहते हैं, जो पूछ सकते हैं
उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपके साथ ये हमने MCQ सीरीज शुरू की है। ये था आज का लेक्चर नंबर 1 करंट अफेयर्स से रिलेटेड। जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि ADFIE के से रिलेटेड जो हम सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसका आज लेक्चर नंबर 1 था, उसमें हम सबसे पहले करंट अफेयर को देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि करंट अफेयर्स से रिलेटेड कमीशन के अंदर बहुत से MCQs पूछे जाते हैं, स्पेशली 1 पेपर के अंदर। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कोशिश की है कि सबसे पहले आपको करंट अफेयर शुरू करवाएं। करंट अफेयर शुरू करवाने का मकसद ये भी है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके, क्योंकि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे ज़रूर होंगे जो 1 पेपर के टेस्ट देते रहते हैं और उनको बहुत अच्छे से पता है कि करंट अफेयर से रिलेटेड लाजमी MCQs आते हैं। अब तो जो पेपर को चेंज किया करंट अफेयर से रिलेटेड कमीशन ने, वो ऐसे है कि तकरीबन 12 से 13 MCQs लाजमी करंट अफेयर से रिलेटेड आते हैं। वो नेशनल भी हो सकते हैं और इंटरनेशनल भी हो सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर 13 MCQs के अंदर मैंने डिटेल के साथ आपके साथ MCQs को शेयर किए लॉजिक के साथ। उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह आज से इंशाल्लाह अगले 60 दिन तक हम कंटिन्यूसली यानी कि डे बाय डे डेली की बेस पे आपके साथ ADFIE से रिलेटेड जितना भी सिलेबस है, जो एक्सपेक्टेड सिलेबस होता है, जो ADFIE के अंदर मेंशन भी होता है, उनको हम इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। तो आप तमाम दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, ये वीडियो अच्छी लगी है, तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, क्योंकि ये जो मैंने ADFIE से रिलेटेड सेशन शुरू किया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए किया है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs लेके, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हमने करंट अफेयर्स से रिलेटेड लेक्चर रिकॉर्ड करने हैं, जो आपके साथ शेयर किए जाएंगे, इंशाल्लाह टोटल 8 करने हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।